मैं अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अंकित सर की वीडियो है, तो वीडियो का टाइटल तो हिंदी में ही है, लेकिन क्या है असल में मेन मुद्दा क्या है वीडियो का? लगता है मोदी साहब पे ही है जो कुछ हाँ, फ्रेंडली जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ लिखा हुआ बीजेपी है बस, तो बाकी हिंदी में लिखा अकेला बीजेपी थोड़ी लिखा। हाँ बीजेपी ये लिखा है। चला जी, खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी वाकई में चर्चा बीजेपी को अपने पार्टी कार्यालय में करनी चाहिए। लेकिन आप और हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि राजनीति के ट्रेंड को समझने में यूथ की और भारत की भूमिका को समझ सकें कि अल्टीमेटली भारत सोचता कैसे है, इंडिया चलता किस दिशा में है। साथियों, आज के सेशन के अंदर बेहद बेहतरीन तरीके से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल अपनी तरफ से एनडीए बहुमत पाकर भी बीजेपी को बहुमत के पार ना देखकर किस प्रकार से जनता एनडीए में सरकार बनते तो देख रही है, लेकिन बीजेपी की इसे हार के रूप में देख रही है। आप सभी को मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बनाने के लिए जो जरूरी नंबर है वो जुटा लिए हैं, लेकिन उन 272 नंबरों की पालना में बीजेपी का जो नंबर है वो इटसेल्फ 272 में से कम है, यानी कि 272 से कम यानी 240 है। अर्थात 272 का जो करिश्माई आंकड़ा है वो बीजेपी इटसेल्फ ने पार नहीं किया है, जिसके चलते बीजेपी को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज सरकार बनाते समय करने पड़ सकते हैं, जिसकी सुर्खियां वर्तमान में तेजी से चल रही हैं। सुर्खियों में है कि टीडीपी ने यह पद मांग लिया, जेडीयू ने यह पद मांग लिया, सहयोगी गठबंधनों के द्वारा कैबिनेट के अंदर प्रमुख पदों को मांगा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में बड़ा रोचक हो जाता है यह जानना कि जिस बीजेपी ने वर्ष 2014-2019 में अपने बहुमत के आधार पर सारे फैसले लिए हों, एक पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर अपने तरीके का कैबिनेट चला रही हो, अब वो गठबंधन की राजनीति में होगी। गठबंधन की राजनीति में गठबंधन के सहयोगी संगठनों को उनकी मनोमुताबिक राजनीतिक पार्टियों को कैबिनेट के अंदर जगह दी जाएंगी। इन कैबिनेट की जगह तक पहुंचने में अल्टीमेटली क्या गलतियां बीजेपी से हुई थी, उनका आज के सेशन में अध्ययन किया जा रहा है। आज के सेशन में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से खुद बीजेपी के द्वारा तैयार किया गया एक यंत्र, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, वो उन्हीं के लिए बैकफायर कर गया। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे 2014 और 2019 के लोकसभा में भरकर उपयोग किया गया था, वो 2026 में खुद आकर बीजेपी के ही लग गया। एक ऐसा वेपन जिसे भगवान शिव के द्वारा भस्मासुर को दिए आशीर्वाद की तरह माना जा सकता है, वही आकर वापस से कैसे बीजेपी को डसा, आज के सेशन में सेशनवार चर्चा करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो टैक्टिक बीजेपी ने इतने लंबे समय तक सीखी और उसका उपयोग किया, वही टैक्टिक धीरे धीरे ही सही इंडिया अलायंस के अंदर जो गठबंधन के लोग हैं, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझ लिया और समझ के उसका भरपूर उपयोग किया। और उस भरपूर उपयोग के नतीजे आपके सामने हैं कि बीजेपी को 272 का आंकड़ा नहीं छूने दिया। इसी में
अल्टीमेटली इंडिया अलायंस अपनी जीत मना रहा है। उनका कहना है कि हमें तो केवल इतना ही करना था कि हमने बीजेपी को ही बहुमत बनाने नहीं दिया। माना कि हमारे कंप्लीट सीटें बीजेपी से कम हैं, लेकिन ये जब खुद कंप्लीट मतलब इस वो ले जाते हैं, 272 की मेजॉरिटी ले जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ये मनमाना करते हैं। हमने इन्हें मनमाना करने से रोक दिया है। चलिए खैर, हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत की राजनीति के अंदर सारी चीजें बदलती चली गई। इनको समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी आग्रह कर लेते हैं। साथियों, हम अपने चैनल पर निरंतर आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ जरूरी सूचनाएं साझा करते रहते हैं। आज सुबह भी हमने एक ऐसा ही सेशन साझा किया था जिसमें हमने आप लोगों को नीट में हुए स्कैम के बारे में जिक्र किया था। आपसे गुजारिश है कि ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है साइड में, बस उसे क्लिक कर लें ताकि भविष्य में जब भी कभी हमारा सेशन आए तो आपको अपडेट मिल जाए। एक अन्य और यूट्यूब चैनल है आरएनए पढ़ने अपनी पाठशाला, जहां पर नित्य सुबह आरएनए नाम से सेशन होता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। आप हमें वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला के नाम से उपलब्ध है। इन्हें आप सर्च करें और जरूरी कंटेंट अपने लिए ले लें। चलिए तो एक जरूरी बात बताते हैं। पहले एक नैरेटिव गेम समझते हैं और इसको ठंड में तसल्ली पूर्वक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक समीकरण बदले। देखिए, वर्ष 2014 से 2024 में क्या बदला और भारत की राजनीति में राज करने वाले लोगों ने किस प्रकार से देश की नब्ज को पकड़ा। इसको समझने के लिए आपको दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बिठानी होगी कि भारत में असली लड़ाई भारत वर्सेस इंडिया की है। अब आप पूछेंगे ये इंडिया कौन सा है? ये इंडिया अलायंस वालों वाला इंडिया नहीं है। यहां मेरा इंडिया से तात्पर्य है एक ऐसा देश जो शहरों में रहता है, एक ऐसा देश जो अमीरों से चलता है, एक ऐसा देश जहां पर लोग सोशल मीडिया के प्रभाव में रहते हैं, एक ऐसा देश जहां पर लोग विदेशों के ख्वाब देखते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत वो है जो अपनी बेसिक चुनौतियों से जूझ रहा है, खाने की चुनौती से, पानी पीने की चुनौती से, शौचालय की चुनौती से, स्वच्छ हवा से, सुरक्षा से, इन सब की चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारे देश के अंदर ये जो स्पष्ट विभेद हैं भारत और इंडिया की लड़ाई के, इसमें हमेशा भारत जीतता है। भारत जीतता है का मतलब वो लोग जिनके पास संसाधनों का अभाव है उनकी संख्या ज्यादा है, वो लोग जिनके पास संसाधन अधिक हैं उनकी संख्या कम है। ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र में मतदान से निर्धारण किया जाता है तो कम संख्या वाले लोग घटे रह जाते हैं, बड़ी संख्या वाले लोग जीत जाते हैं। तो निश्चित ही भारत में जो भारत की बात करता हो, भारत में जो गरीबी की बात करता हो, भारत में जो बेरोजगारी की बात करता हो, भारत में जो लोगों को, युवाओं को रोजगार दिलाने की, महंगाई से लड़ाने की बात करता हो, वो नेता बनकर निकलता है। अब आप कहेंगे नहीं साहब, आप तो राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। अरे छोड़िए साहब, राहुल गांधी जी ने वही सब किया जो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब आप भूल चुके होंगे क्योंकि हम लोग तो 2 साल पहले का कोरोना भूल गए, 2014 की बातें कहां से याद रहेंगी। तो मैं आपको सारी बातें याद दिलाता हूं और याद दिलाने में मैं अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, उस समय के अखबार आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हेडलाइंस हुआ करती थी। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 2014 में बीजेपी के द्वारा अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी को लाया गया पब्लिक डोमेन में कि साहब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इन्हें पब्लिक रैलीज में देखा गया। यानी 2013-2014 का वो दौर जिस समय नरेंद्र मोदी जी युवाओं को दिख रहे थे। जब युवाओं को दिख रहे थे तो 5 बड़े कारक ऐसे निकल कर आए बीजेपी के केस में जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने बढ़िया से भुनाया, जिनसे 2014 की सरकार तक वो पहुंचे। इनको समझें उससे पहले एक बार वस्तुस्थिति को समझिए। देखिए 2004 और 2009 इन दोनों समय पर यूपीए गवर्नमेंट आई थी। यूपीए गवर्नमेंट पर भर भर के चार्जेस थे कि उनके समय पर घोटाले हुए, करप्शंस हुए। 2004 और 2009 में सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी की सरकार में बहुत पावरफुल महिला हुआ करती थी। सोनिया गांधी जी जो कि राहुल गांधी जी की मां हैं,
राहुल गांधी जी को डे वन से यह माना गया कि ये उस परिवार में पैदा हुए हैं जो गोल्डन स्पून लेकर जन्मे हैं, यानी एक ऐसा बेटा जिनकी माताजी इतनी पावरफुल हैं कि 10 साल तक भारत जैसे राज्य की राजनीति चला रही हैं, साथ ही साथ इनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, इनकी दादी प्रधानमंत्री रही, इनके नाना प्रधानमंत्री रहे। इस प्रकार से एक क्रोनोलॉजी सेट होती चली गई कि साहब अल्टीमेटली राहुल गांधी जी पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक ऐसे परिवार में हैं जो परिवार देश की राजनीति में सबसे की पोजीशन लेकर बैठा रहा है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इमेज बनाई चाय वाले की, एक ऐसी इमेज की साहब मैं एक ऐसे घर से निकलकर आया हूं जिसने बचपन में चाय बेची है। अब यहां पे स्पष्ट डिवाइड देखना शुरू करिए, एक तरफ चले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं चाय वाला हूं, और एक तरफ है राहुल गांधी जी जहां पीढ़ियों में प्रधानमंत्री और सरकार में रहे लोगों की लाइन लगी हुई है। तो स्पष्ट डिवाइड देखिए, सत्ता वर्सेस बिना सत्ता वाले लोगों के बीच का। नरेंद्र मोदी जी लीडर बने उन लोगों के जिन्होंने गरीबों के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, मैं चाय वाला हूं, जबकि वो उस समय चाय वाले नहीं थे, गुजरात के लगातार सीएम रह चुके थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिमाग में कि नहीं नहीं ये आदमी हमसे कनेक्ट करता है, और लड़ाई चल रही है अमीरों से, अमीरों को नाम शहजादे का दिया गया। और उन भारत के निवासियों को मैंने आपसे स्पष्ट कहा, इस स्टेज में फेज 1 में राहुल गांधी जी इंडिया वाले हुआ करते थे, और इस बार नरेंद्र मोदी जी भारत के नेता बने। और भारत के नेता में नरेंद्र मोदी जी ने जो मुद्दे उठाए उनमें देश की अर्थव्यवस्था, देश के अंदर भ्रष्टाचार, और सबसे इंपॉर्टेंट युवाओं को रोजगार, कि आप लोग ये मानकर चलिए कि जो आज की स्थिति है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि जब हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार ही रोजगार लेकर आएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उदाहरण के रूप में यह समझिए कि उस समय प्रचार में केवल करप्शन को ही टारगेट करने की बात, महंगाई को ही टारगेट करने की बात, पूरी तरह से यह कहना कि एक बार मौका दे दीजिए, हर बार हम अच्छे दिन लादर छोड़ेंगे, बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक प्रकार से बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, क्योंकि 2024 तो अभी चल ही रहा है, अभी के लोकसभा कैंपेन आपकी नजरों में ही हैं, आपको ध्यान आने लगेगा कि यही तो सब कांग्रेस ने किया है, यही तो सब इस समय के इंडिया अलायंस ने किया है। जो वेपन नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किए थे, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये 2014 की कैंपेन है, आप टाइम मैच कर लीजिएगा, 2014 की कैंपेन है ये। 2014 की कैंपेन इस बार एज इट इज कांग्रेस के द्वारा उपयोग में ली गई। मैं फिर से कह रहा हूं, बनाया हुआ वेपन था बीजेपी का, उपयोग में लिया है इस बार कांग्रेस ने, क्योंकि यह ऐसा वेपन है जो हमेशा दूसरी तरफ वाले लोगों के ही काम आता है। अर्थात अपोजिशन की राजनीति हमारे देश में बहुत सार्थक राजनीति होती है। ऐसी स्थिति में साहब नरेंद्र मोदी जी युवाओं की पसंद बनने लगते हैं। आप हद तो इस तरह से सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी के जो 5 कारक थे, उनमें से जहां युवाओं की मतलब करप्शन और यूथ को एम्प्लॉयमेंट, उनमें से एक कारक 5 में से था टेक्नोलॉजी का उपयोग सोशल मीडिया पर करना। सोशल मीडिया उस समय नरेंद्र मोदी जी ने गजब तरीके से पकड़ा। आप इस तरह से समझिए कि इन्होंने सेल्फी मूवमेंट चलाया। सेल्फी का आज से पहले यानी 2014 से पहले संभवतः किसी ने उपयोग ही नहीं किया होगा। इतना जबरदस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेल्फी मूवमेंट चला दिया कि अपनी फोटो लें, कमल के निशान के साथ वोट देते हुए अपनी फोटो खींचे, सेल्फी खींचे। मतलब यह समझिए कि देश के अंदर टेक्नोलॉजी में एक सेल्फी मूवमेंट आ गया। कैमरे सेल्फी वाले आने लग गए। पहले बैक कैमरा ही समझ में आता था, फ्रंट कैमरे का यह यूज हो सकता है। इतना जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलने लगा। याद करो 2014 में फेसबुक चला करता था। फेसबुक पर आप लोगों को याद दिलाया जाता था कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, अपनी तस्वीर अपलोड करें कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूं। यूथ को कनेक्ट किया गया। यूथ को कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर वाली फील दिलाई गई, साथ में यूथ को रोजगार का आश्वासन दिया गया और सोशल मीडिया में फेसबुक का भरपूर उपयोग किया गया। यह न्यूज भी 2014 की ही देख रहे हैं। इलेक्शन 2014 इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया। मेरा हेडिंग पढ़िएगा आज के सेशन का, उसमें सोशल मीडिया पर ही आज का जिक्र है। और सोशल मीडिया 2014 के अंदर एक बहुत बड़ा कारक बना था, जिससे नरेंद्र मोदी जी ने संस्थागत जो तरीके थे उन्हें पछाड़ते हुए युवाओं तक सीधी रीच बनाई। अच्छा, यूथ से फायदा क्या होता है?
यूथ असल में चाहे वोट देने जाए या ना जाए, माहौल बढ़िया बनाता है। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में तार्किक बातें करता है। ये परंपरागत बातें तब करना शुरू करता है जब इनके बच्चे होने लग जाते हैं, ये खुद बाप दादा बन जाते हैं, तब ये बात करते हैं कि नहीं हम तो पार्टी के पुराने वोटर हैं। शुरुआत में ये हर मौके को तलाशते हैं, यही सबसे ज्यादा स्विंग वोटर होते हैं। हमारे देश में फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या एनी टाइम 2 करोड़ से ऊपर रही है। इसका मतलब ये वो वोटर्स हैं जो दिखते हैं ना तो माहौल बनाते हुए दिखते हैं, चाहे रील में दिखें, चाहे जोश में दिखें, चाहे कैंपेन में दिखें, पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ता के रूप में दिखें, नेता के झंडे उठाते हुए दिखें, दिखते यही हैं। यानी माहौलबाजी बनाने में, नारा तख्ती लेकर चलने में यूथ का बहुत बड़ा रोल होता है। नरेंद्र मोदी जी का बनाया हुआ यही वेपन जो सोशल मीडिया 2014 के अंदर हिट रहा था, यह उन्हें बहुत फायदा दिया। आप इससे अंदाजा लगाइएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। 4000 से 5000 करोड़ रुपए कुल एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया गया 2014 के लोकसभा चुनावों में। और यहां से सबसे ज्यादा जो फायदा लिया गया वो सोशल मीडिया पर खर्चा करके था। मतलब हद ये थी कि फेसबुक वालों ने अपने आप से एक फीचर डाल दिया आपकी उम्र को देखकर कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और आपका जिस दिन चुनाव डे आएगा उस दिन फेसबुक याद दिलाएगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव है। इस प्रकार से एक पूरी मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अंदर चलाई गई। जिस समय देश के अंदर कुल मिलाकर 81 करोड़ वोटर थे, उनमें से 238 मिलियन यूजर्स के साथ फेसबुक दुनिया में सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। वो दुनिया को मोटिवेट कर रहा था। मोटिवेशन का परिणाम सोशल मीडिया पर सवार युवा पूरे देश के मोमेंटम को अब की बार मोदी सरकार के साथ और हर बार मतलब मोदी सरकार के बारे में पूरी तरह माहौल बनाने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री 2014 के अंदर बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई में भारत विजयी होता है। साथियों, यह हमेशा का सत्य है। आप दुनिया की कोई भी क्रांति उठाकर देखिएगा, चुनिंदा लोगों के कंपैरिजन में जो बड़ी भीड़ है हमेशा चुनाव में वही जीतेगी जब लोकतंत्र होगा, क्योंकि जो लोग कम संख्या में हैं वो वोट के आधार पर नहीं जीत सकते। और यह सत्य सर्वथा उचित है और हमेशा सत्ता ऐसे ही चलती आई है। सत्ता में जो बहुमत है, जिनके पास है, वो बहुमत वो लोग हैं जो आर्थिक आधार पर विपन्न हैं, उनके पास संसाधन कम है और उन्हीं की परेशानियां ज्यादा हैं। सरकारें असल में काम उन्हीं के लिए करने के लिए बन रही हैं, तो उनके पक्ष में जो खड़ा होगा वो मोमेंटम को गेन करेगा। चलिए, तो कोई बात नहीं साहब, प्रधानमंत्री पहली बार सत्ता में आते हैं, अपनी मन की बात करने लगते हैं और अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि मैं बना हूं असल में इन्हीं लोगों के लिए जो लोग आज मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार में लाए हैं। एक आंकड़े पर नजर डालिए। आंकड़ा है वर्ष 2014 में सोशल मीडिया के यूजर्स हमारी देश की कुल आबादी के 13.5% रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेट हमारी कुल आबादी में 100 में से मात्र 13 लोगों के पास ही एक्सेसिबल था। प्रधानमंत्री 2014 में एक प्रयोग बहुत अच्छे से सीख गए थे, और वो कौन सा प्रयोग था कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए। उनको असली चुनौती क्या मिली थी कि हर व्यक्ति इंटरनेट का इतना महंगा डेटा नहीं दिला सकता। 250 रुपए में 1 GB का डेटा चला करके सोशल मीडिया चलाना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी को याद आए अपने कुछ मित्र, जिनमें अंबानी अडानी का नाम याद आता है। उनको कहा गया कि भाई देश के अंदर डिजिटल क्रांति लेकर आनी है, सोशल मीडिया जन जन तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट जरूरी है। आंकड़े पर नजर डालते रहिएगा और आज का आंकड़ा देख लीजिएगा। 2024 में देश की 52% आबादी इंटरनेट यूजर है। इस आंकड़े पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री को यह समझ में आ गया था कि 2014 तो सेल्फी लेकर बन गया, अब यहां से आगे डेटा को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब एक ऐसा कन्वेंशनल तरीके से हटके तरीका निकाल लिया गया जिस तरीके का उपयोग करके आसानी से चुनावों में बढ़त बनाई जा सकती है। कोई बात नहीं साहब, मोदी जी ने फिर से अपने साथ वालों को देश के अंदर इकोनॉमी को मूवमेंट दिया। मूवमेंट में निकल कर आते हैं अंबानी जी और लाते हैं देश के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के बाद जिसने सबसे ज्यादा देश के अंदर इंटरनेट से खरपतवार पैदा किया हो वो डिजिटल रेवोल्यूशन। जियो का डिजिटल रेवोल्यूशन 2016 में फ्री इंटरनेट। आप कहेंगे 2016 के फ्री इंटरनेट का चुनावों पर क्या फर्क पड़ा? अच्छा,
उसके बाद लोगों की गर्दन सीधी रहना बंद हो गई। आज सभी लोग कुछ ना कुछ इंच झुके हुए हैं। आज बच्चों को 10 को कमरे में बिठा दो तो आपस में खेलते हुए नहीं मिलेंगे, मोबाइल देखते हुए मिलेंगे। आप अपने परिवारजनों के बीच में भी रहकर मोबाइल ही देखते हुए मिलेंगे। यह था 2016 की क्रांति, जो कि मुफ्त के इंटरनेट से शुरू हुई। भर भर के आपको ऑफर दिए गए, 0 रुपए में इंटरनेट, 6 महीने तक फ्री इंटरनेट। 2016 में इंटरनेट क्रांति ने धीरे धीरे अपने रूप जब पैसे में बदले तो भी लोगों को लत लग चुकी थी कि कोई बात नहीं, जहां 250 रुपए का 1 GB खरीदते थे, ये 250 रुपए में पूरे महीने भर का इंटरनेट दे रहा है और वो भी अनलिमिटेड दे देंगे, भला क्या ही फर्क पड़ रहा है। सब लोग पैसे वाले हो गए। दिया धमाधम इंटरनेट का उपयोग होने लगा। हमारे देश में इंटरनेट बुनियादी जरूरत के रूप में जगह बना ले गई। हालात ये हुए कि 2019 तक भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस बन गया। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि जहां 2014 में हम लोग 1 GB डेटा खरीद रहे थे, अब 2019 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग 1 GB इंटरनेट की कीमत में पूरे महीने भर का भर भर के डेटा यूज कर रहे थे। डेटा का खपत करने वाला कौन था? यूथ था। यूथ को क्या सपने दिखाए गए थे? रोजगार के। यूथ खुश किसमें था? रोजगार के नाम पर वो वर्दी धारण करने के लिए बॉर्डर पर लड़ने वाला नहीं था। वो तो चाइनीज वीडियो गेम खेलकर खुश था। वो वीडियो गेम्स में इतना बिजी था कि उसे लग रहा था कि यार सही तो है, कितना अच्छा रोजगार हमें मिल गया है। हमें सेल्फी बनानी है, हमें आराम से वीडियो बनाना है, हमें आराम से गेम खेलना है। बढ़िया तरीके से यूथ जो है वो इस समय रोजगार पा गया था। इंटरनेट पर उसे ऐसा रोजगार मिला कि वो यूथ अपने आप से खुद को दोष देने लगा कि मोदी जी बुरा नहीं कर रहे हैं, बुरे हम हैं जो अपना समय इंटरनेट पर बिता रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटी रहे तो हम कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। ओला उबर के ड्राइवर बन जाएंगे, स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय बन जाएंगे, कुछ तो बन जाएंगे ना। उन्होंने कम अवसर थोड़ी किए हैं, कमी हमारी रह गई। सेल्फ गिल्ट रहा। मोदी जी की वाहवाह हुई। 2019 में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़कर 3 गुना हो गया। देश में 33% देश की आबादी इंटरनेट के टच में आ गई। इंटरनेट पर टच में आना, युवाओं को यह एहसास दिलाना कि साफ नियत से ही सही विकास होते हैं। तो चलिए फिर एक बार मोदी सरकार। 2019 में फिर से वही हथियार और फिर एक बार मोदी सरकार, यानी कि इस बार फिर से मोदी सरकार। एक इंटरेस्टिंग उपयोग इस दौर में और हुआ सोशल मीडिया का, जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत गलत तरीके से किया गया, लेकिन वो भी एक संस्थागत प्रयास था। संस्थागत प्रयास इस तरह से था कि असल मायने में आपको अपने सामने एक ही व्यक्ति को टारगेट करना था। जहां एक और लगातार बीजेपी और उसके समर्थक लोगों के द्वारा कांग्रेस में एक ही व्यक्ति जो कि भविष्य में बीजेपी के लिए खतरा बन सकते थे, वो थे राहुल गांधी। तो क्यों ना इनकी इमेज को डेंट किया जाए, और इमेज को डेंट करने के लिए हथियार लाया गया। नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थकों के द्वारा ट्राई किया गया कि उन्हें यह प्रूव कर दिया जाए कि राहुल गांधी जी में वो काबिलियत नहीं है जिससे वो देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष का नेता बने। हुआ क्या? तैयारी की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, उनकी प्रॉपर तरीके से जो सोसाइटी है उसके द्वारा, कि यह सिद्ध किया जाए कि अपोजिशन के पास कोई भी विचार नहीं है। तो बोले फिर, तो बोले साहब राहुल गांधी जी पप्पू हैं। यह प्रयास किया गया कि यह सिद्ध कर दिया जाए कि राहुल गांधी जी के पास दिमाग नहीं है, इनके पास में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। और आप सोचिए, वो दौर सोचिए जिस समय पर सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल होते थे राहुल गांधी जी को बेवकूफ दिखाते हुए, आलू से गोल्ड बनाते हुए, राहुल गांधी जी की बातों का डुअल मीनिंग निकालते हुए। एक ऐसा फेज क्रिएट हुआ जिस समय जहां देखो राहुल गांधी जी को देखकर जोक क्रिएट किए जाते हुए, और सभी लोग उस बहती गंगा में हाथ धोए। खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी राहुल गांधी जी को पप्पू कहने से नहीं चूकते थे। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति उन्हें सिद्ध कर दिया गया कि यह आदमी सेंस नहीं रखता। इंटरेस्टिंग बात सोचिए, अभी भी लड़ाई में भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई चल रही है, और भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई में इंडिया का जो नेता है यानी कि राहुल गांधी, पैसे वालों का जो लीडर है जिन्हें शहजादा कहकर दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी टीम से कहा गया कि मुझे आप चौकीदार प्रूव कराइए, मैं इस देश का चौकीदार। पहले
चाय वाले 2014 में, इस बार चौकीदार। ये दोनों ऐसी टर्म हैं, चौकीदार की ही नौकरी आप सबसे कम स्तर की नौकरी मानेंगे कि यार इससे सस्ता काम कोई और क्या करेगा। तो प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार बोल रहा है, और वो देखिए महलों में रहने वाले लोग हैं। जनता का नैरेटिव कनेक्ट कर गया किसके साथ? प्रधानमंत्री के साथ। एक तरफ शहजादा पागल है और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर चौकीदार है। हालांकि शहजादे ने कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि हां हां सर, अमीर लोग तो गरीबों को ही चोर बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी चौकीदार हैं, आप इन्हें ही चोर बोल रहे हैं। ये बार भी नैरेटिव जो है वो बीजेपी जीत गई। 2019 में सारा नैरेटिव गेम चलता रहा, बढ़िया से इस नैरेटिव गेम के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार हुआ, और वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जी अपने नैरेटिव को तलाशते ही रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में खूब तरीके से पैसा खर्च किया गया। कांग्रेस के द्वारा भी विज्ञापन पर, बीजेपी के द्वारा भी विज्ञापन, और उस विज्ञापन की लड़ाई में परिणाम क्या निकला इसका अंदाजा आप इससे देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जहां नरेंद्र मोदी जी को फेसबुक पर 4.3 करोड़ लोग पास मतलब चाह रहे हैं, वहां इन्हें 25 लाख लोग चाह रहे हैं। इंस्टा पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर इनकी संख्या करोड़ों में चल रही है, इनकी संख्या महज लाखों में चल रही है। 2019 के सोशल मीडिया फिगर्स को अगर देखें तो बीजेपी कांग्रेस से फार फार आगे चल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई नैरेटिव की चल रही है। और इस नैरेटिव को बिल्ड करने में जहां एक और इंटरनेट सहयोग कर रहा है, वहीं पूरी तरह से एक टूल किट काम करती है। एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जो कि दूसरे की इमेज को डेंट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आज आपको अगर मैं दिन में 4 बार यह कहूं कि फेसबुक पर यह पोस्ट डाल देना, 10 वीडियो को लाइक कर देना, 10 वीडियो के नीचे गंदा कमेंट कर देना, इस पर पैसा खर्च होता है। आज आपको मेरा वीडियो देखकर अंत में मुझे यह कहना पड़ता है कि भाई सब्सक्राइब कर दो। आप में से कईयों को ऐसा लगता है कि मैंने बस आपसे दिल ही मांग लिया है, इसके अलावा तो जाने और क्या मांग लोगे। सोचो कि आपसे मुफ्त में पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया पर वीडियो काटकर डालने वाले, दूसरे जगह वीडियो भेजने वाले, कमेंट बॉक्स में आकर गाली देने वाले, ये आपको लगता है कि ये फ्री में बैठे हुए लोग हैं? अजी जाइए, इन पर पैसा खर्च होता है, इन पर बड़ी बड़ी तनख्वाहें खर्च होती हैं। सोशल मीडिया पर काम करने वाला एक कंप्लीट जॉब है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि बीजेपी के द्वारा गूगल पर 18 करोड़ रुपए फरवरी में खर्च किए गए, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हुए 25,000 करोड़ रुपए टोटल कैंपेन के अंदर, पब्लिसिटी पर खर्च किया गया 15,000 करोड़ रुपए भाई साहब खर्च किए गए कि भाई आइए सोशल मीडिया पर नौकरी करिए। आप जाइए किसी भी पार्टी कार्यालय में, सबको जरूरत है इस समय सोशल मीडिया मैनेजर बन जाओ, सोशल मीडिया पर आ जाओ, और कुछ नहीं तो हमारे नेताजी की 10 जगह 10 फोटो डालनी है, और जो नेताजी के खिलाफ बोल रहा है उसको जाकर के गालियां देनी है। आप अगर आकर के हमारे भी चैनल को कभी देखेंगे तो बहुत से लोग जो नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। अगर उनके अनुसार बात नहीं हो रही है, उनकी थॉट प्रोसेस के अनुसार चीजें नहीं चल रही हैं, तो चलो इसको चलकर स्पैम करेंगे और दे धमाल। बेचारे बहुत से हमारे विद्यार्थी जो लंबे समय से जुड़े हुए कहते हैं सर कुछ लोग आपको आकर गालियां देने आते हैं। हमने कहा वो गाली देने की तनख्वाह मिल रही है, जिस दिन तुम्हें भी गाली देने की तनख्वाह मिलेगी शायद मान जाओगे कि यार कोई नहीं, पैसा आ रहा है। ये इतना करोड़ों का व्यापार है, ये 25-25 हजार करोड़ रुपए किसको कहते हैं समझते हो? खैर कोई नहीं, मैं आपको आज बकायदा प्रूफ दिखाऊंगा, लोग दिखाऊंगा कि आपने अब तक ये बात सुनी होंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो सोशल मीडिया टीम होती कैसे है। बकायदा अब तो टीम दिखाने लग गई है पार्टियां कि देखो ये हमारी सोशल मीडिया टीम है जिसने एक कारनामा किया है। खैर चलो कोई बात नहीं साहब, बीजेपी इस बात को भी जीत गई। सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग और यूथ का साथ लेकर के ये वाला चुनाव भी ये लोग जीत गए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने राहुल गांधी जी को पप्पू प्रूव कर दिया कि साहब इन्होंने अपनी तरफ से दे खर्चा करके कि अपोजिशन में कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपोजिशन में ऑप्शन नहीं है। और एक तरफ महान मोदी जी हैं, और मोदी जी इतने महान हैं कि वो तो भगवान के अवतार हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें जिसमें मोदी जी लग रहे हैं कि खुद भगवान के अवतार आ गए हैं। दुनिया में इनके प्रति इतनी भयंकर तरीके की इमेज मेकिंग हुई कि मोदी जी को दुनिया में ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर दिखा रहे हैं कि साहब इनसे ज्यादा कोई चाहता ही नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जी खड़े हैं जो कि पप्पू बना दिए गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत, और उसके अंदर का प्रधानमंत्री, ऑब्वियस सी बात है कि उसका समर्थन सबसे ज्यादा लोग करेंगे, और करेंगे तो उसके पक्ष में आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड
देख सकते हैं। कोई बात नहीं साहब, राहुल गांधी जी को समझ में आ गया कि मैं कब तक यूथ रहूंगा, कब मैं 50 साल का हो गया हूं, अभी तक भी लोग मुझे युवा नेता कह रहे हैं, मेरा फ्यूचर क्या होगा, अब मुझे महल से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई साहब 2019 के बाद से राहुल गांधी जी को एक फ्रस्ट्रेशन सवार हुई, और यह अपने आप में लर्निंग लेसन है उन तमाम लोगों के लिए जो ट्रोलिंग से दुखी होते हैं। जो लोग ट्रोलिंग से दुखी हैं, राहुल गांधी जी को अपना नेता माने, उनसे समझें कि वो आदमी कितना मेहनत करके इस ट्रोलिंग को स्वीकार किया कि कोई आदमी आपको पप्पू कह दे रहा है, कोई आपको बेवकूफ कह दे रहा है, आपको जो भी है मन में जो आ रहा है वैसा आपका मीम बना रहा है, फिर आप इस इमेज से लड़ने निकलते हैं। निश्चित ही ये उनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनी, और ताकत बनी उन्होंने अपनी एक योजना से। और वो क्या था, इन्होंने बकायदा, अब देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि राहुल गांधी जी ने 1000 किलोमीटर की यात्रा करी 38 दिनों की। अब इस यात्रा को दिखाने के बहुत सारे मंतव्य हो सकते हैं, पूर्व से उत्तर से दक्षिण की यात्रा, पूर्व से पश्चिम की यात्रा राहुल गांधी जी ने की, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपको नहीं लगता कि इस यात्रा के पीछे असली मकसद क्या था? 2022 में शुरू क्यों किया गया था? क्योंकि यह समझ में आ गया था कि कांग्रेस राहुल गांधी जी के इमेज के बिना काम नहीं कर पाएगी, उनको ये लोग टारगेट करते रहेंगे, उनको टारगेट करते रहेंगे तो क्यों ना जनता के सामने ही उनको उतार दिया जाए कि जिन्हें देखना है देख लो कि राहुल गांधी जी कैसे हैं, उनके नेचर को समझ लो। और इन सब काम को करने के लिए प्रॉपर तरीके से इमेज मेकिंग कंपनियां रखी जाती हैं, इन्हें पीआर एजेंसी कहा जाता है, जो लोगों की इमेज को पूरी तरह से अलग तरीके से दिखाने में सक्षम होती हैं। आप विचार करिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी जी कहीं पर भी आपको पप्पू टैग से सुनाई दिए हो तो दावा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पूरी यात्रा की, उस यात्रा में जहां एक और राहुल गांधी जी को शहजादा और महल का राजा दिखाया जा रहा था, वो महल का राजा जब जनता के साथ सड़कों पर था तो उसने बहुत अच्छे से एक दिमाग लगाया। और क्या दिमाग लगाया? वो सड़कों पर दिखाई दिया ऐसी इमेज के साथ कि आपको लगा कि यार ये शहजादा कैसे हो सकता है, ये शहजादा देखो बर्फ में भीग रहा है, दाढ़ी भीग रही है, सफेद टी शर्ट पहन के चल रहा है, बच्चों के साथ घूम रहा है, महिलाओं के साथ घूम रहा है, सड़कों पर आदमी से पैदल चल रहा है। जननायक की इमेज के रूप में राहुल गांधी जी को पोर्ट्रे किया गया। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा अरे सर किसी ने सेल्फी ली होगी जिससे ये तस्वीर आई होगी। अजी महाराज, अगर आपने भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखी हो तो आपको यह समझ में आएगा कि इनकी यात्रा पर कितना जबरदस्त पैसा खर्च किया गया था। इनकी यात्रा में जब ये चल रहे थे, कंप्लीट पूरा एक सेटअप इनके हर एक ग्लिम्स को कवर करते हुए विद कैमरा चल रहा था। जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी जाकर के प्रार्थना करने पहुंच गए थे, विवेकानंद जी के पास समाधि लगाने पहुंच गए थे, ऐसे ही राहुल गांधी जी जब यात्रा पर निकले थे ना, कैमरा इनके साथ भी सैकड़ों की संख्या में चल रहा था, लेकिन वो दिखाया इस तरह से जा रहा था कि आपको लग रहा है कि बहुत नेचुरल है। आज जैसे आपको ये दिखाया गया कि देखो मोदी जी समाधि भी लगाने गए हैं तो इतना कैमरा लेकर के, ऐसे तो भाई साहब आप भारत जोड़ो यात्रा करने गए थे, इतना कैमरा क्यों लेके गए? क्योंकि अल्टीमेटली आप कैमरे की आंखों से जो आपको दिखाया जाता है उसे ही रियल मानते हैं। वही काम उस कैमरे ने किया जो पूरी यात्रा में उनके सामने चला। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा देखी है, हमने भारत जोड़ो यात्रा कवर की है, बकायदा इस पर एक व्लॉग डला हुआ है, मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। तो ऐसी स्थिति में वो पूरा कैमरा चला है सामने और उसने वो ग्लिम्स निकाले हैं कि देखिए राहुल गांधी जी कैसे जनता के बीच में हैं, कैसे लोगों के साथ भीगते हुए बात कर रहे हैं। आपको लगा यार ये शहजादा तो नहीं हो सकता, ये तो संघर्षशील युवा है, ये तो संघर्षशील युवा है, लेकिन जो 10 साल से प्रधानमंत्री बनकर बैठा है वो तो अपनी इमेज भगवान की बना ले गया है। वो तो अंबानी अडानी के साथ रहता है, अमीरों के साथ उठता बैठता है, अमीरों के बीच में रहता है। और ये देखिए, ये तो कहीं भी आपको कहीं टेम्पो में बैठा मिल जा रहा है, ये आदमी आपको सबके साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आदमी आपको कैसे भी किसी को भी गले लगाता हुआ मिल जा रहा है। मतलब ये शहजादा जो अमीरों के लिए कहा जाता था वो तो सबका है। और ये तो केवल इन्हीं दो महाशय के हैं, वो उनके हैं, मैं आपका हूं। नैरेटिव गेम समझना, ये वही नैरेटिव गेम है जो 2014 में बीजेपी ने खेला था, इस बार कांग्रेस इसको खेल गई, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी का कोई एंड नहीं है।
मतलब भाई अब कोई इनसे ज्यादा कितना नीचे जाएगा। अब प्रधानमंत्री की, आपने अगर प्रधानमंत्री का एक बयान सुना हो जिसमें प्रधानमंत्री कहते हुए पाए गए हैं और वो साफ कह रहे हैं कि मैं इस एनएसजी की वजह से परेशान हूं, सिक्योरिटी के कारण मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि अब वो सिक्योरिटी उन्हें जाने से पहले तमाम प्रकार की चेकिंग्स करती है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जा रहा है। इन्होंने इस चीज का भरपूर एडवांटेज लिया कि मैं अब सरकार में तो हूं नहीं और तुमने मुझे पप्पू प्रूव ही कर रखा है, तो लोगों को देखना तो चाहिए ना कि मैं पप्पू हूं कि नहीं हूं। भाई ये इमेज जब बाहर आने लगी तो लोगों के दिमाग में आने लगा, अच्छा अब देखो ये ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट क्या हुआ? एक तरफ प्रधानमंत्री जो पहले चाय वाले और चौकीदार थे उन्हें प्रूव कर दिया गया अमीरों का। कहानी देखना, भारत वर्सेस इंडिया की कहानी है। पहले मैंने आपको बताया था भारत की तरफ से बैटिंग कौन कर रहे थे? मोदी जी कर रहे थे। और इंडिया वाला प्रूव किनको कर रखा था? राहुल गांधी जी को कर रखा था। अब उल्टा हुआ, इन्होंने भले ही अपनी पार्टी का नाम इंडिया अलायंस रख लिया हो, लेकिन यह बात भारत की कर रहे थे। भारत बोले तो गरीबों की बात कर रहे थे, इंडिया वाली बात नहीं कर रहे थे। यानी कि भाई इंडिया के तो नेता ये हो गए। मतलब आप समझिएगा, इंडिया का अर्थ यहां पर अलायंस से नहीं कह रहा हूं मैं, यहां इंडिया का अर्थ है अमीरों का देश, है ना, अमीरों का हिस्सा, अमीरों का नेता। अमीरों का नेता साथ में इनको दिखाया गया। अब देखना यही सारा खेल है। आपने इनको शहजादा दिखाया, यानी कि राजघराने का आदमी दिखाया, तो इनको क्या दिखाया जाए? 2014 में स्पष्ट बहुमत था, 2019 में स्पष्ट बहुमत था। स्पष्ट बहुमत था तो जिस आदमी के पास स्पष्ट बहुमत है वो हर बात अपनी एकदम दृढ़ता से करेगा, और दृढ़ता से करेगा तो बोले तानाशाह है, और तानाशाही आ रही है। ध्यान से समझना, तानाशाह है और तानाशाही आ रही है। टेक्निकली तानाशाह शब्द को प्रमोट किया गया। बाय द वे, तानाशाह शब्द 2019 में भी लाया गया था। आप जाकर पुराने केजरीवाल जी के निकालकर वीडियो देखिए तो आप पाएंगे कि उन्होंने उस समय भी कहा था कि तानाशाही कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई, देश में लोकतंत्र के अंदर किसी एक पार्टी की अगर स्पष्ट सरकार बहुमत की आ जाए, फिर चाहे इंदिरा गांधी जी वाली हो चाहे मोदी जी वाली हो, मन मर्जी के फैसले लेते हैं। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इन्होंने भी अपनी तरफ से जो मन में आया वो काम किया। अब ऐसी स्थिति में तानाशाही लोकतंत्र के अंदर अगर सिंगल पार्टी शासन आता है तो वो अपनी मर्जी करती है, लोग उसे तानाशाही नाम देते हैं। लेकिन यूथ कनेक्ट कर गया, हो ये तानाशाही कर रहा है, अपने मन में आती है जो करता है, क्योंकि इसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पार्टी के लोग इसको सरकार में बहुमत देकर चल रहे हैं। भाई साहब, सरकार तो एनडीए की फिर से आ गई, तो क्या तानाशाही आ गई क्या? आपको अब क्यों लग रहा है कि तानाशाही नहीं आई? सरकार तो मोदी जी की फिर से बन गई 3.0, सरकार तो आ गई। खुश क्यों हो भाई? अल्टीमेटली विचार करके देखो कि तानाशाही 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 आ रही है, तानाशाही आई नहीं है, आ रही है। हर तरफ तानाशाही तानाशाही। कहां गई तानाशाही? भाई साहब, तानाशाही के लिए जो पॉइंट जरूरी था वो स्पष्ट बहुमत था। स्पष्ट बहुमत का मतलब तानाशाही था। अब तो बोले गठबंधन है, अब तो टीडीपी वाले मांग रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री हमको दो या फिर स्पीकर की पद हमको दो। तो बोले ये लोग अपनी मनमर्जी कैसे करेंगे? मनमर्जी नहीं करेंगे, यानी गठबंधन की सरकार। तो प्रधानमंत्री तो फिर से मोदी जी बन रहे हैं, लेकिन अब वो तानाशाह नहीं होंगे। अरे क्यों नहीं होंगे भाई? मोदी जी कुछ और दवा खा लिए क्या? बोले नहीं नहीं, अब तो ये गठबंधन में रहेंगे। तो बोले ये पहले कौन नहीं बताना तो यह चाहिए था कि स्पष्ट बहुमत जो है ना, वो किसी भी सरकार को दृढ़ निश्चय करके निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है कि कर दे भाई, अब तो जनता ने चुन के भेजा है, इसी के लिए तो चुन के भेजा है, फैसले ले ले। यह खेला था। तो इस बार डिक्टेटर के रूप में, और अब आपके दिमाग में आने लगा कि यार डिक्टेटर का मतलब तो ऐसा आदमी होगा जो ग्लास का पानी भी छीन लेगा, ऐसा आदमी होगा जो ट्रेन से भी उतार के फेंक देगा, ऐसा आदमी होगा जो कि जेब में से भी पैसे छीन लेगा। इमेज आपके दिमाग में बजा, मरने वाले हो, तानाशाही आ रही है। आ गई तीसरी बार सरकार आ गई, कहां आई तानाशाही? कोई तानाशाही नहीं। लेकिन आपको दिखाया गया, सिर्फ नैरेटिव का गेम था, प्रॉपर तरीके से इस चीज को चलाया गया। जहां देखो इंडिया अलायंस चला रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स चला रहे हैं, पत्रकार चला रहे हैं, आपको दिखाया गया बार बार, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये वैसा ही नैरेटिव था जैसे मोदी जी ने पप्पू बना के चलाया था। पप्पू बनाते समय किसको क्या किया था? राहुल गांधी जी को डिमेन किया था। उसका तोड़ उनके पास कुछ नहीं निकला। वो कितनी भी समझदारी की बात करें, हर बार ट्रोल हो जाएं। इस बार इनके पास कोई तोड़ नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इनके पास स्पष्ट बहुमत था। जो फैसला ले वो दिखे यही कि ये तो तानाशाही का फैसला है। फंस गए अपनी ही बॉल पे। यही तो मैंने टाइटल में कहा है कि फंसे अपने ही हथियार से हैं। और राहुल गांधी जी इस समय गेम खेल गए, इनका इंडिया अलायंस गेम खेल गया। किस बात को लेकर के? महिलाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर कि भैया बेरोजगारों, 2014 में मोदी जी ने नौकरी का वादा किया था, इस बार हम करेंगे ये वाला वादा हम करेंगे। क्योंकि पूरा करना नहीं करना वो सब अलग बात है। पैसा मोदी जी कहते 15 लाख दिलाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाते हुए हम सबके अकाउंट में 1 लाख रुपया डाला करेंगे। महिला को हम 100% डालेंगे, क्योंकि 15 लाख डाल पाए नहीं डाल पाए
समय नहीं पता है, 1 लाख सालाना डालेंगे, ये हमारी गारंटी है। किसानों, तुम लोगों ने एमएसपी की लड़ाई लड़ी थी, हम देंगे एमएसपी, चिंता मत करो। जातियों से कहा कि आप लोगों को जाति के आधार पर पता नहीं कितना परसेंटेज, हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, स्वास्थ्य बीमा देंगे। हर आदमी कह रहा है यार क्या गजब चीज है। असल में भारत की लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, यानी ये वो नेता हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस है असली अलायंस जिसने ये काम करने का सोचा है। कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी को यह खेला समझ में ही नहीं आया, वो अपने स्पष्ट बहुमत के साथ ही खेलते रह गए। स्पष्ट बहुमत में उन्हें लगा कि देश ने तो उनको कह ही दिया है कि मोदी जी जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, खेलते रहो। ऐसी स्थिति में मोदी जी सपना दिखा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, पाइप से रसोई गैस घर में पहुंचा देंगे, 3 लाख लखपति दीदी बना देंगे। लोग कह रहे हैं नहीं बनना, क्योंकि हमें तो खेला समझ में कुछ और आ गया, क्योंकि आपने जो खेला दूसरों के साथ खेला, अब आपके साथ वो खेला होवे, बस आपको नहीं पता चला। बस यहीं पर ये दोनों खेल फंस गए। जहां पर युवा एनी टाइम किसी देश में जो विकासशील अल्प विकसित है, वहां के युवा को आप जब भी पाएंगे अगर रोजगार नहीं है तो वह एंजाइटी में मिलेगा, वो धर्म के नाम पर उलझा हुआ मिलेगा। ऐसे युवा को इस बार सहारा मिला राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी के द्वारा उन लोगों को सहारा केंद्र की कुछ योजनाओं ने भी दिलवाया। कौन सी योजनाएं? जैसे केंद्र ने अपने एक तरफा फैसले में जब उन्होंने निर्णय लिए तो अग्निवीर जैसी योजनाएं चला दी, वैकेंसीज के अंदर कटौतियां करते चले गए, जहां एक और उनके द्वारा जो लगातार पेपर लीक हो रहे थे उन पर कोई निजात नहीं पाई गई। उत्तर प्रदेश इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण बना। किस बात का प्रमाण बना? अग्निवीर योजना का, साथ में रोजगार ना होने का, और साथ में पेपर्स के लीक हो जाने का। जो यूथ सबसे ज्यादा, भाई देश का सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और इन तीनों के अंदर अगर आप देखें तो जो एनडीए को सबसे ज्यादा मात मिली है वो यूथ के कारण मिली है। हालांकि एनडीए गठबंधन बिहार में अपनी साख बचा ले गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में इन्हें करारी शिकस्त मिली है। और इसके पीछे का, और राजस्थान भी देखिए, मतलब नदर्न बेल्ट अगर आप उठाकर पूरी की पूरी देखें तो कहीं मध्य प्रदेश, गुजरात को हटा दिया जाए और उधर की तरफ से बिहार को हटा दिया जाए तो कहीं पर भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं मिला है। यही सबसे बड़ा वो कारण था, यूथ जो कनेक्ट राहुल गांधी जी के साथ कर गया। इसका प्रमाण मैं अब आपको दिखाता हूं। प्रमाण यह है कि राहुल गांधी जी के द्वारा अपने स्तर पर जो प्रयास इस बार किए गए, उस चक्र में फंसती हुई बीजेपी चलती चली गई। इंडिया अलायंस में एक बार यहां पे लालू जी ने कह दिया कि आपको परिवार के बारे में क्या पता, तो भाई साहब सारे बीजेपी वालों ने मैं भी चौकीदार की तरह मोदी जी का परिवार अपने कोष्टक में लिख लिया। अब मोदी जी का परिवार तो लिखा आ गया, लेकिन इसमें कोई इमोशन नहीं था। पहले इमोशन था चाय वाले के साथ, चौकीदार के साथ, परिवार का कोई इमोशन नहीं था। इमोशन नहीं था वहां दूसरी तरफ इनके अगेंस्ट में जो इमेज बनती जा रही थी, क्या कि मोदी जी के परिवार से बचाओ बेटियों को, क्योंकि बहुत सारे रेपिस्टों की तस्वीरें इस बार इंडिया अलायंस वाले देते चले जा रहे थे। फ्री इंटरनेट जो दिया गया था, अब वो फ्री इंटरनेट कैसे राहुल गांधी जी की इमेज को ऊपर ले जा रहा था, क्योंकि युवा परेशान चल रहा था। युवा को इस समय राहुल गांधी जी की बात समझ में आ रही थी। इस कारण से राहुल गांधी जी के यूट्यूब व्यूज गए 435 मिलियन, साथ में उठाकर नरेंद्र मोदी जी 251 मिलियन, आधा आधा अंतर। अगर आप याद करें 2019 में जस्ट ट्रिपल चौपल था बीजेपी का स्कोर, इस बार राहुल गांधी जी इस जंग को जीत गए। अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ और रहे सहे दो ये यूट्यूबर जिन्होंने इस पूरे की पूरे सिस्टम को, जो कि यहां से नैरेटिव बिल्ट किया गया, उसे अनबायस्ड होकर के दिखाने का प्रयास किया। हालांकि बाद में इनके पत्ते उजागर हो गए कि ये प्रॉपर तरीके से कौन सी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, कौन से पार्टी के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हैं। हालांकि वो पार्टी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, इनकी मेहनत को बहुत नुकसान हुआ। पूरी तरह से दिल्ली और पंजाब के अंदर जो परिणाम निकलकर आया वो इनकी मेहनत पर पानी फेर गया। लेकिन जो नैरेटिव बिल्डिंग की गई, उस नैरेटिव बिल्डिंग में इनका कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पहले पप्पू की नरेशन बिल्डिंग 2019 में भी किसी कलाकार ने की होगी। उस समय अर्णव गोस्वामी हिट हुए थे। कहते हैं कि राहुल गांधी जी की इमेज को खत्म करने वाले अर्णव गोस्वामी थे। तो इस बार तानाशाह की इमेज को लाने वाले ये दो महाशय थे, और इन दो महाशय ने इनके द्वारा बिल्ट किया गया जो पूरा स्केच था, उस पूरे स्केच को बहुत अच्छे से जनमन को समझाया और लोगों को समझ में आया कि स्पष्ट बहुमत बोले तो तानाशाह, बोले स्पष्ट बहुमत नहीं देंगे। प्रधानमंत्री तो मोदी चाहिए, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री तो मोदी चाहिए, लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्पष्ट
बहुमत मिल गया तो ये मनमानी करेंगे। तो बोले सरकार तो एनडीए की ही चाहिए, एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन हमें स्पष्ट बहुमत नहीं चाहिए। परिणाम आप यहां पर निकलकर देखें तो यूट्यूब पर कांग्रेस को 613 मिलियन व्यू मिले, बीजेपी को 150 मिलियन व्यू मिले। यहां पर इंस्टाग्राम पर कांग्रेस की एवरेज रीच, एवरेज लाइक, ट्विटर सब पर बीजेपी से भारी कांग्रेस होती चली गई, क्योंकि अल्टीमेटली यूथ का कनेक्ट था, भारत का साथ था और एक पर्टिकुलर नरेशन चल रहा था कि तानाशाही आ रही है। वो तानाशाही आ रही है से मतलब समझ गए, स्पष्ट बहुमत तानाशाही लाएगा। बीजेपी वाले डिफेंस देते मर गए कि तानाशाही नहीं आ सकती, देश में संभव ही नहीं है। और सच्चाई यह है मेरे प्यारे साथियों, अगर वाकई में देश में तानाशाही आने के प्रमाण होते, इस बार की संसद में हमारे 2 लोग तो ऐसे निर्वाचित होकर आए हैं, एक पर आतंकवाद का केस चल रहा है, एक पर देशद्रोह का केस चल रहा है। एक खालिस्तान बनाना चाहता है, एक देश से पाकिस्तान ले जाना चाहता है, वो 2 देश जीत के संसद में आ रहे हैं। तो कैसे लोकतंत्र में तानाशाही? बट किसको कौन समझाए, लो साहब तानाशाही आ रही है, तो नैरेटिव बिल्डिंग हो गई। और परिणाम क्या निकला वो आपके सामने है। देश में एनडीए सरकार तो बनी, लेकिन स्पष्ट बहुमत की नहीं बनी। लोगों ने कहा सुनो भाई, आप लोगों की बात हमने बस इतनी ही सुनी है, आपने कहा कि तानाशाही बचानी है तो स्पष्ट बहुमत नहीं होना चाहिए। जनता इतनी समझदार निकली कि इस नैरेटिव को, जो कि इनके द्वारा बिल्ट किया गया सो कॉल्ड हमारे बुद्धिजीवियों के द्वारा, उस नैरेटिव को जनता ने बहुत अच्छे से पकड़ा कि हां आपने कहा तानाशाही के लिए, तानाशाही आ रही है, हमको समझ में आ गया, शायद स्पष्ट बहुमत पे ये लोग तानाशाही करते होंगे, हम रोक लेते हैं, हम स्पष्ट बहुमत नहीं दे रहे हैं, हम गठबंधन की सरकार लेकर आ रहे हैं, सो दैट तानाशाही बची रहेगी, तानाशाही नहीं आएगी, लोकतंत्र चलता रहेगा। मिलजुल की सरकार, इंडिया अलायंस के अंदर मिलीजुली सरकार चले, उसी को लोकतंत्र कहते हो ना, कोई बात नहीं, एनडीए में मिलीजुली सरकार चलेगी, अब तो लोकतंत्र है। तो यह प्रमाण जनता ने करके दिखा दिया, यानी जनता थोड़ी ज्यादा समझदार निकल गई। अब मैंने जो आपसे कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सुप्रिया श्रीनेत्र जी का ये वीडियो देखिए, जो कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हैं। तो आप यहां पर देखें, इन्होंने अपने वीडियो के अंदर ये प्रॉपर जानकारी दी है कि किस प्रकार से इनके मतलब पार्टी के अंदर लोगों ने क्या सुना, किस प्रकार से जनता ने कांग्रेस के बारे में सुना, इनके बारे में किस तरह से लोगों ने मतलब इस चीज को रीच किया। अब आप इधर देखिए, सुप्रिया श्रीनेत्र जी अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ में है। देखिए सोशल मीडिया टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। इस वीडियो को देखिए किस प्रकार से सोशल मीडिया टीम काम करती है, जरा एक बार देखने का प्रयास करिए। यहां पर आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कोई राजनेता नहीं है, ये लोग सैलरीड हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें सुप्रिया श्रीनेत्र जी ने सम्मान दिया है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की बात को मजबूती से लोगों के सामने पहुंचाया। कौन सी बात? वो नैरेटिव कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तानाशाह हैं, वो जनता के सामने जनता की बात नहीं सुनते हैं। ये जो टीम आपको दिख रही है, ये हाईली पेड हैं, हाईली बुद्धिजीवी लोग हैं, विदेशों से बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके लौटे हुए लोग हैं। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि खेला असल में सोशल मीडिया ने कैसा खेला। बाकी इस विश्लेषण पर आपका क्या कहना है, आपकी राय के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। लेकिन अंत में जाकर के मैं जिस चीज के लिए भूखा हूं, फिर से गुजारिश कर लेता हूं कि सोशल मीडिया पर आ ही चुके हैं, मुझे इतना देर सुन ही चुके हैं, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि भविष्य में फिर कोई विश्लेषण आए तो आपको पता चल जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, साथियों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा। फिलहाल के तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। सबसे पहले तो इतनी डिटेल्ड डिस्कशन, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा नॉलेज और इतनी ग्रिप अपने इस टॉपिक पर अंकित भाई सर और भाई भी है मेरे, उनका थैंक्स कि उन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी ज़्यादा ग्रिप अपने टॉपिक पर, और मेरे ख्याल में 45 मिनट्स बोले लगातार। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा टीचर है। 45 मिनट्स सिर्फ एक टॉपिक को कवर करते हुए बोल गए हैं, तो उसका मतलब है कि इनके पास नॉलेज के अंबार है। ठीक है, तो परफेक्ट कुछ कोई भी नहीं होता, लेकिन इनके पास नॉलेज बहुत है, ये चीज़ समझ। बाकी फिर जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया, यकीन कर जाएं, हिलने जुलने का भी दिल नहीं कर रहा था कि आदमी चले हिल जुल ले। ठीक है, आंखें जब तो फिर एक नॉन कॉन्शियस जो है मूवमेंट है, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भाई इस अंकित सर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। सबसे पहले ये
अगर हम इनको नई बात करेंगे, ये अप्रिशिएट इनको नहीं करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में इनकी इस मेहनत के खिलाफ होगा और हम ईमानदारी फिर इनके कंटेंट के साथ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इनका थैंक्स और इनकी अप्रिसिएशन इनके लिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। अच्छा, अब जो मेन मुद्दा था यूपी के अंदर, मैं भी ये परेशान था। देखिए, मेरी बातें कुछ सच भी होती हैं। मैंने कहा था कि रवीश कुमार और दूसरा क्या नाम है, ध्रुव राठी, जब रिजल्ट आ रहा था एग्जिट पोल के, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो ध्रुव राठी की वीडियोज है ना, डिक्टेटर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर पिछले 1.5-2 मंथ के अंदर ध्रुव राठी की वीडियो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के अगेंस्ट आना बहुत बड़ा असर डाला है। और वाकई विद्या ये आज मान भी गए हैं। 34 मिलियन अभी रिसेंटली कल भी एक मतलब जिस एग्जिट पोल था उस वक्त मैं सुबह अनाउंस होने थे रिजल्ट, उस दिन भी ध्रुव राठी की एक वीडियो आई थी, वो भी आई थी 21-2 मिलियन कर गया है। तो बात मेरे करने का पर्पज़ ये है कि ध्रुव राठी अपने मकसद में कम अज़ कम 50 से 60% कामयाब हुआ। यह पावर सोशल मीडिया की, यह पावर ज़हन साजी की। अब देखें, डिफरेंस चेक करें। यही काम किया था बीजेपी ने 2014 में, पीएम मोदी ने। वाकई अंकित सर ने सही कहा, ये इंडिया और भारत की लड़ाई थी। 2014 में अगर पीएम मोदी साहब आते हैं तो उसकी सबसे मेन रीज़न क्या है कि वो उनका नैरेटिव और उनकी अप्रोच सोशल मीडिया तक और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना। आज इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान क्यों पॉपुलर है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम क्यों नहीं हो रही? वो है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, हर जगह पर पाकिस्तान के अंदर छाए हुए हैं। और यही चीज़ उनको तंग कर रही है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट परेशान है हकीकत में अंदर से कि यार हम सारे हरबे हमने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही। तो उसकी सबसे, बल्कि जो भी वो स्टेप लेते हैं इमरान खान के खिलाफ, उसमें और उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है। जिसमें इद्दत केस है जो कि बनते ही नहीं था, जिसमें साफर केस है वो बनते ही नहीं था। मैंने भी कई सवाल उठाया कि साफर जब था नहीं तो केस क्यों बनाया? झूठे तो वो खुद हो गए, खुद जाते हुए वो हमारा भिगौड़ा जो साबका आर्मी चीफ था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि भाई साफर मैं हल्फ कर देता हूँ, मैं काफर होगा अगर साफर आया हो। तो फिर सजा किस बात में? तो मतलब वो खुद एक्सपोज होती गई हमारी इस्टेब्लिशमेंट। अब होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है और होती ही जाएगी। सच को जब कंट्रोल करेंगे तो होती जाएगी। और इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है। जिस दिन सोशल मीडिया पर, अब ट्विटर देख लें, बैन हुआ, ट्विटर पर जब पाकिस्तान में पाबंदी लगी तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आवाज़ें कम हो गई। अब मैं सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पर भी बैन लगने जा रहा है, व्हाट्सएप पर भी, मतलब इन चीज़ों को कंट्रोल करने की आप कोशिश में हैं। तो मोदी साहब वाकई में नीचे से उठ कर आए थे, तो उधर की आवाम के अंदर उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया था कि मैं एक आम जनता, आम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और पीएम मोदी साहब जो है वो तो आए, लेकिन जो शुरू से उनका नैरेटिव था कि मैं एक आम आप में से, पब्लिक में से ही उठ के आया। लेकिन जैसे अंकित सर ने कहा, उसने कहा है कि अब बिल्कुल उसके उल्ट हो गया। जो राहुल है जिसको पप्पू पप्पू बोलता है, अब उसने जो तरीकाकार है वही 2014 वाला मोदी साहब का, वही उसने अपना लिया है, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। दूसरी बात इसमें मेन और भी है, मैं ये मानता हूँ ज़रूरत अपने वक्त से पहले कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब बीजेपी ने वक्त से पहले बड़े बोल दिए। सबसे बड़ा बोल तो ये था कि 400 प्लस जाएंगे, तो मेरे ख्याल में वो उनको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है भैया। दूसरा ये कि नहीं यार, हमें भी लगा ही था कि वो कर लेंगे, क्योंकि जितनी नहीं, मुझे नहीं लगता था, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी थी उस हिसाब से देखा जाए तो लगता था। असलम भाई कुछ चीज़ें एनालिसिस भी करने की ज़रूरत होती है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता था कि नेक्स्ट जो पीएम है वो पीएम मोदी नज़र आ रहा है, लेकिन 400 पार जाना पीएम मोदी या बीजेपी के पास में नहीं है। अब देखें, उन्होंने मंदिर भी बनवाया, एक रीज़न ये है, लेकिन दूसरी रीज़न है अंकित सर का सिर्फ एक रीज़न पर फोकस किया, इंडिया और भारत की लड़ाई थी ये।
मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि पहले मोदी साहब ने इनको यूटिलाइज़ किया इस चीज़ को, सोशल मीडिया को, और लोगों के अंदर एक ज़हन साजी की कि भाई मैं तो एक आम जगह से उठकर चाय बनाने वाले का बेटा हूँ, मुझे आम जनता का दुख है, मैं यूथ को जॉब्स भी दूंगा, मैं महंगाई को कंट्रोल करूँगा, करप्शन कंट्रोल करूँगा, ये सारी चीज़ें वो जो एक आम सिविलियन आदमी की मतलब कि ज़रूरत होती है। मेरी बात सुने, शुरू में जब वोटिंग होती हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, तो जो MP MNs होते हैं जिन्होंने वोट लेना होता है वो आवाम के दरमियान में बैठते हैं, आवाम के हर दुख में शरीक होते हैं, हर गमी में बराबर के शरीक, क्योंकि उन्होंने वोट लेना होता है आवाम से। लेकिन जब वोट ले लेते हैं, जब जीत जाते हैं तो फिर आते भी नहीं है। अभी हमारे रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं उसके बाद हमने उस वक्त देखा था कोई भी मसला होना तो फौरन आ जाते थे, लेकिन अब उसके बाद इलेक्शन के बाद कोई भी नजर आया, कोई भी नजर नहीं आया, कोई भी नहीं। सेम राहुल गांधी की बात इस तरह करें तो, या दूसरी इंडियन पार्टी जितनी भी हैं, लेकिन मैंने एक देखा है बीजेपी की ये बात देखी है, जो PM मोदी हैं या इनके जितने भी कोई CM है, वो जो भी मसला आम मसला भी हो तो वहाँ में अपनी आवाम के पास जाते हैं और उनका मसला सुनते हैं और उसको हल करते हैं। अच्छा, जिस तरह CM योगी हैं, अच्छा, इन्होंने हमने देखा है कि ये आवाम के दरमियान जाते हैं, खुसूसन मुस्लिम CM योगी उधर से सबसे कम सीटें मिली हैं। जो पॉलिटिशियंस है ना ये काफी स्टंट करते हैं। अब राहुल गांधी को देख लो कि वो बारिश में खड़े हैं, मतलब यात्रा की थी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भारत जोड़ो यात्रा, देख लें कि मैं एक कह लें कि AC वगैरह और इस तरह के जो बाहर कभी कम निकलता ये तो करना पड़ता है, स्टंट खेलते हैं। जैसे हमारे जो शहबाज शरीफ थे, वो पानी में बूट पहन के खड़े हो जाते थे, पिक्चर दिखाते थे कि देख लें आपका जो वज़ीर आज़म कहाँ खड़ा हुआ है। पता बात क्या मेन रीज़न बनी है, मैं भी ये मानता हूँ। आप देखें जो जब इंडिया ने मतलब BJP की सरकार थी तो BJP सारी बात एक मतबा चुनी गई, फिर 2019 में फिर चुनी गई, तो उस वक्त उनके जो तल्लुकात थे वो काम किया PM मोदी ने आम लोगों के लिए, इंडिया के लिए भी काम किया, इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया, काफ़ी काम किए, नो डाउट, चांद पर पहुंचा दिया, तो क्या क्या उनके कारण में अनगिनत है। लेकिन मेन मसला यह है कि जब उनका नाम जुड़ गया ना क्या नाम वो जियो के मालिक क्या नाम है अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी के साथ, तो उस वक्त लोगों को कुछ एहसास और उस पर फिर प्रोपेगेंडा किया कांग्रेस ने कि दूसरे मिलकर, जारी बात है सियासत यही है ना, तो एक कमजोरी थोड़ी सी नहीं भी है, वीक पॉइंट्स पकड़ने, तो उस पर सियासत की, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर ये जेल में गया कि भाई मतलब कि ना ये PM मोदी अब बदल चुके हैं, लेकिन ऐसा था नहीं, लेकिन उन्होंने यूटिलाइज किया, एक ये वजह थी। दूसरी मुझे जो सबसे UP के अंदर हारने की जो मुझे सबसे बड़ी वजह लगती है ना, मेरा एनालिसिस ये काम करता है, वो है राम मंदिर। सच कह रहा हूँ, UP के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या, मैंने उस वक्त भी बोला था, यकीन कर रहे, मैंने उस वक्त भी बोला था, मुझे याद है, मैंने कहा था कि आज मुसलमान नहीं चाहे बोल रहे, लेकिन उनके दिल के अंदर, चाहे ये अदालत का ही फैसला है, लेकिन उनके दिल के अंदर गम गुस्सा है, और देख रहे वो रिजल्ट पर नजर आया। ये जो राम मंदिर बना ना बाबरी मस्जिद को शहीद करके, UP के अंदर CM योगी के हारने की मेन रीजन ये है। आप माने ना माने, कोई भी अगर कोई मजहबी बंदा ना, चाहे अदालत के फैसले वो कोई भी नहीं चाहता कि मेरी जो मजहबी इबादत गाह है वो तोड़ी जाए, तो मुसलमानों ने बोला चाहे नहीं था, लेकिन मुसलमानों में गुस्सा, गम गुस्सा ज़रूर था, कम बोले थे, अगर 100 में से 10-20% लोग भी बोले थे ना, लेकिन गुस्सा कम से कम 80-90% लोगों के अंदर नहीं। ये तो देख लें कि UP के अंदर CM योगी का हारना, BJP का हारना, मेरे एनालिसिस के मुताबिक सबसे बड़ी रीज़न है इंडिया का सबसे बड़ा जो सूबा प्रोविंस है वो UP है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर तादाद में मुसलमान हैं। और मैं कहता हूँ कि ये जो हार हुई है ना BJP की UP से, मैंने जब सुना तो मुझे यकीन ना आया कि BJP वहाँ से हार गई। CM योगी का मेन गढ़ जो था तो यकीन नहीं आया, लेकिन इसमें कुछ जो CM है वहाँ के, उसके भी हो सकता कुछ गलतियाँ जो मुसलमानों के खिलाफ गए काउंटर वगैरह किए हो, तो ये है ना। नहीं भी अपनी वहाँ अपना चॉइस होती है, जिस तरह हमारी चॉइस थी इमरान खान साहब, इस तरह लोगों की होती है, लेकिन ये भी जरूरी है लोग भाई ये भी देखते हैं कि इसने कौन से अच्छे किए कौन से बुरे किए, ये भी आवाम नोटिस करती है। जरूरत से ज़्यादा सख्ती भी जो है ना वो भी नुकसान दे
होती है। नहीं, मैंने सीएम योगी का एक बयान सुना था कुछ दिन पहले आपकी अदालत में, मेरे ख्याल से वो पुराना इंटरव्यू था, कंफर्म नहीं है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बात की, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं। ये बोला था कि आप नमाज पढ़ें, कोई मसला, आप मस्जिद के अंदर पढ़ें, अगर आपकी आवाम के जो नमाजी हजरात हैं, जो लोग हैं, ये ज़्यादा हैं तो सड़कों पर मत आएँ, आप इसकी शिफ्टिंग कर लें। तो लोग इस पर हंसने लगे, सीएम योगी भी मुस्कुराने लगे, यानी कि मजाक बना दिए हमारे जो इस्लाम का, ये वहाँ के मुसलमानों का। तो ये भी नफरत लोगों के दरमियान मेरा मानना कम से कम 30 से 40 करोड़ आवाम वहाँ की मुसलमान होगी। भी यार मकसद ये बात करने का कि बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का, चाहे 240 सीटें ले गई है तो इंडिया की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी भाई बीजेपी, हाँ दुनिया की सबसे बड़ी है, मैंने देखा एक नंबर 1 पर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सच ये है कि इस वक्त उनको जो सीट कम मिली है स्पेशली यूपी के अंदर, उनको लगा था कि हमारा राम मंदिर बनने की वजह से लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा है, लेकिन उसके बरअक्स हुआ। मुसलमानों ने बहुत कम वोट डाला पीएम मोदी को, बहुत कम वोट। अगर यूपी के अंदर बीजेपी को वोट डले ना, कांग्रेस को वोट डले, मुसलमानों के 70 और 30 वोट डले होंगे पीएम मोदी को, ये मेरा एनालिसिस काम करता है। पूरे इंडिया के वोट में से देखा जाए तो 20% जो वोट है वो मुसलमानों का है, 20% है लगभग। तो ये अगर बीजेपी की तरफ आज सही है, बड़ा शानदार था वीडियो। मेन रीजन एक दो बताएं अंकित साहब ने कि ये क्यों पीएम मोदी साहब और बीजेपी इस वक्त सीटें कम ले गई हैं और कंप्रोमाइज एक हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जाहिर बात है पिछली दफा तो उन्होंने एक तकड़ी हुकूमत थी, उनके अपने दोस्त खुद फैसले करते थे। भाई एक बात की जाए वैसे पीएम इस वक्त कंप्रोमाइज करना तो पीएम मोदी के बहुत मुश्किल ये हो बात जाता मानने है वाली किसी है। के साथ कंप्रोमाइज हाँ जी, करके फिर हुकूमत चलाना, ये बड़ी मुश्किल होती। कुछ कहीं चाहे एनडीए अलायंस था, लेकिन उनको पीएम मोदी साहब और बीजेपी को टेंशन नहीं थी, तो जाहिर बात उनके अपने वो छोड़ भी जाते थे कि अपनी फिर भी हुकूमत बनती थी। तो ये बहुत बड़ी आज मैं कहता हूँ परेशानी वाली बात है बीजेपी के लिए और पीएम मोदी साहब के लिए, क्योंकि सारी बात है अपोजिशन जो साथ में होती है उन्होंने भी टांगे खींचनी होती हैं। फिर अगर आपके साथ हुकूमत में कोई शामिल है उन्होंने भी कहा हमें वो वजारतें, हमें वो वजारतें दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ये बात खान साहब ने भी कही थी कि मुझे रोज़ इतने MNAs आते थे, हमें वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ ब्लैकमेल करते थे, तो कहते थे मैं रोज़ गोलियाँ खा के सोता था, नींद की, टेंशन की, डिप्रेशन की। बिल्कुल इस तरह ही होता है भाई, जब आपकी हुकूमत चलें जी खैर कुछ करने वाले थे भाई। मैं पॉपुलैरिटी की बात करने वाला था तो भाई ने वो क्लिप दिखाया था कि पीएम मोदी की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मैं मानता हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा कि वो पीएम मोदी की नहीं है, वो इंडिया की, हिंदुस्तान की पॉपुलैरिटी है, 140 करोड़ की आवाम की है। तो वो भी वही यही कहता है नहीं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पीएम मोदी खुद पर्सनैलिटी की उनकी, मैं कहता नहीं भाई, उनकी इंडिया की, उनकी कंट्री की है, उनकी कंट्री के। चलें जी खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ लॉर्ड